अगला टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो क्या है। तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास का रेशियो निकाला गया, उसके बाद चार्ज पता चला, फिर मास पता चला। जनरली होता क्या है, अगर चार्ज मुझे पता रहता, मास मुझे पता रहता, तो दोनों को डिवाइड कर देते, उसका रेशियो निकल जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं हुआ। पहले उसका चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया और फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया। फिर चार्ज बाय मास रेशियो पता है और उसका चार्ज पता है तो मास निकाल सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले चार्ज बाय मास का रेशियो पता चला, ना कि चार्ज और मास। चार्ज मास दोनों अननोन है, उसका रेशियो पता है। तो पढ़ते हैं ये कैसे निकाला गया चार्ज बाय मास का रेशियो बिना उसका चार्ज मास पता किए। इन 1897 British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electric charge to the mass of electrons by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron। तो बताया कि 1897 में ये जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री जे थॉमसन थे, वो मेजर किए रेशियो। किसका रेशियो? इलेक्ट्रिक चार्ज टू इलेक्ट्रिक मास का। टू लगा रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर रहेगा और मास नीचे रहेगा। अब कैसे ये मेजर किए? बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के ही हेल्प से ये इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किए। कैसे? बाय एंड अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज बाय मास का रेशियो निकाले और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाए इलेक्ट्रॉन के पाथ में। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने का क्या पर्पस है, आगे हम लोग समझेंगे। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाया गया, द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, तो उसका पाथ डेविएट हो गया एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। और कैथोड रे ट्यूब को ए पॉइंट पे हिट किया। अब कैथोड रे ट्यूब कहाँ है और ए कहाँ है, ये हम लोग नीचे देखते हैं। ये है कैथोड रे ट्यूब। apparatus टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही apparatus यूज किया गया था चार्ज मास रेशियो निकालने में। तो ये कैथोड रे हो गया, कैथोड, और ये हो गया एनोड। और जब यहाँ से इसमें होल किया हुआ है, जब यहाँ से बीम ऑफ पार्टिकल निकला, कैथोड रे निकला, और इसके पाथ में, इसके रास्ते में ये जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरह झुकेगी और ये बेंड होके ए को हिट किया। तो अभी ऊपर जो पढ़ रहे थे उसमें यही था कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये ए पे जाके हिट करता है इसको। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ऊपर की तरफ प्लस प्लेट की तरफ बेंड हो गया और ए पे कैथोड रे ट्यूब को हिट किया। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये ठीक नीचे सी पे स्ट्राइक किया, सी पे स्ट्राइक किया। कैसे अप्लाई किया? ये इधर क्यों बेंड होगा, तो इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। तो एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ से साउथ, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये मूव कर रहा है इधर। तो इस पे जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी।
तो भी और क्रॉस बी करेंगे, चार्ज नेगेटिव है तो Q इंटू वी क्रॉस बी से ये इधर आएगा, पॉइंट सी पे टच करेगा। तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला हम लगाएं, लेकिन हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूज किए नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो ये सी पॉइंट को हिट किया। तो हम अलग अलग देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से ये अपना ओरिजिनल पाथ को कैसे चेंज करता है। बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को केयरफुली बैलेंस करें, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग बैक the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। सिंपल सा सेंटेंस है कि by carefully balancing the electric and magnetic field strength, अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को केयरफुली बैलेंस करेंगे तो ये पॉसिबल है bring back the electron to the path, इलेक्ट्रॉन को अपने उस पाथ पे ब्रिंग बैक करना, वापस लाना पॉसिबल है, विच इज़ फॉलोड, जो वो फॉलोड करता था, जिसको वो जिस पाथ पे जा रहा था, कब, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब इस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए थे उस टाइम जिस पाथ पे जा रहा था उसको वो फॉलोड कर सकता है, उसको वो फिर से उसी पाथ पे जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को केयरफुली बैलेंस करेंगे तो। एंड दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए हुए वो पहले बी पॉइंट पे हिट करता था। तो अगर हम अब बैलेंस करके, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके इस पर अप्लाई करेंगे तो फिर से ऐसा पॉसिबल है कि ये बी पॉइंट पे हिट करेगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन को। थॉमसन तर्क दिया कि द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपन, क्या बताया कि अमाउंट ऑफ डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है, डेल्टा एंगल की बात कर रहा है, ऑफ पार्टिकल के अमाउंट ऑफ डेविएशन कितना डेविएट हो रहा है फ्रॉम देयर पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, कब की बात हो रही है, अपने पाथ से जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था तब कितना डेविएशन हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स अपन, ये निर्भर करता है 3 फैक्टर पे। वो तीनों फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये पहला किस पे डिपेंड करता है कि वो उस नेगेटिव चार्ज का जो पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा नेगेटिव है, 5 कूलम्ब है और 10 कूलम्ब है, तो 10 कूलम्ब वाला ज़्यादा बेंड होगा, 10 कूलम्ब वाला ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो कॉमन सेंस भी हम सोच सकते हैं कि अगर उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बेंड होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, एंड दस ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, और अगर इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा बेंड होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, तो अगर ज़्यादा उसका नेगेटिव चार्ज है तो और ज़्यादा बेंड होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा बेंड होगा। तो चार्ज से रिलेटेड पॉइंट समझे। और दूसरा मास से देखते हैं, अगर ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कोई भी चीज़ हल्का है तो कोई भी फोर्स उस पर आसानी से इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो अगर ये लाइटर होगा, इसका मास हल्का होगा तो ये ज़्यादा बेंड होगा। तो यही पॉइंट यहाँ भी लिखा है, द मास ऑफ पार्टिकल, दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल पे, पार्टिकल के मास पे। अगर लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, अगर पार्टिकल लाइटर है, लाइटर मतलब हल्का है,
तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ये भी तो होना ही चाहिए कि अगर एक्सटर्नल जो फैक्टर है जो इम्पैक्ट डाल रहा है उस मूविंग इलेक्ट्रॉन पे, अगर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओरिजिनल पाथ से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा विद द इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। तो अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो तीनों पॉइंट समझ लिए कि पहला उसके चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा डिफ्लेक्शन कम होगा, अगर मास कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेविएट करेगा, स्ट्रेंथ कम है तो कम डेविएट करेगा। बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट, अगर हम सही से एक्यूरेट करें ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के अमाउंट पे मतलब उस एंगल पे, ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और magnetic field strength by carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by electron on the electric and magnetic field strength। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करें, कब? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E बाय ME। इसको थॉमसन किए और वो E/ME का रेशियो निकाले। अब हम लोगों को इतना समझ गया कि ये किस फैक्टर को यूज करके, किस पॉइंट को यूज करके ये E/M का रेशियो निकाला। डिटेल हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लैब में। तो थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E/ME। E/ME का वैल्यू निकाले, वो था 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना होता है। डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को 758820 करके ही बोला जाता है, पढ़ा जाता है। 758 820 ऐसे करके नहीं पढ़ते हैं। वेयर ME इज़ द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg, जहाँ पे ये ME है वो इलेक्ट्रॉन का मास है kg में, एंड E जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, किसका? इलेक्ट्रॉन का कूलम्ब में। तो E है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम्ब, ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg, और इसका रेशियो निकला 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -E। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए इसका चार्ज -E लिए। तो अब ये चार्ज बाय मास का रेशियो निकला। अभी ना तो चार्ज पता था ना तो मास पता था। उसके बाद ये जो अगला हम लोग सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे पता चला। तो एक साइंटिस्ट का नाम है R.A. मिलीकैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, R.K. मिलीकैन। डिवाइज्ड अ मेथड, वो एक मेथड की खोज किए, नोन एज आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किए थे ये 1906 से लेकर 1914 तक। और इधर इलेक्ट्रॉन E/M का रेशियो निकला था 1897 में। तो पहले E/M का रेशियो निकला, उसके बाद ये आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या डिटरमाइन किए? टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो निकाले वो। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, अभी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है चार्ज का वो है -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 ही हम लोग याद रखेंगे, माइनस साइन रहेगा ही क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me was determined by combining this result with थॉम्पसन्स वैल्यू ऑफ E/me। जब चार्ज पता चल गया और थॉम्पसन के द्वारा me चार्ज बाय मास रेशियो निकल गया, तो ये दोनों वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से me निकल जाएगा। me इक्वल टू हो जाएगा E/me, दोनों को डिवाइड किए तो 9.1094 इंटू 10⁻31 kg निकल गया। मतलब अब इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल गया। तो हमको ये तीनों पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E/m रेशियो क्या था। तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ लिए।